और लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है, और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मानस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ जी। फिलहाल जो है दून साहब आप ही जो जी। है भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा की बात करना रहे। हाँ, तो जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मैंने देखा कि निर्दलिया का बड़ा रोल रहा है हार और जीत का जो है अंतर तय करने में। क्योंकि यूँ मान्यता है कि बारड अगर सोमवीर को 16 अगर टिकट निर्दलीय नहीं खड़ा होता तो शायद कहीं ना कहीं भी सोमवीर सिंह जीत सका था विधानसभा चुनाव। तो शाम तक आपने केला का शशि परमार खड़े थे, 5 साल वो व्यक्ति घूमा था, बड़ी मेहनत करी थी और उसका यूं था कि भाई मैं जीत जाऊंगा। तो कुछ लोग तो यूं कहे हैं कि अगर परमार नहीं खड़ा हुआ और शशि रंजन परमार जी नहीं खड़े होते तो अनिरुद्ध चौधरी जीत जा। कुछ लोगों का ये मानना है कि शशि परमार खड़ा हो गया तो जो सुरती चौधरी जीतती है वो वोट बैंक और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपका क्या मानना है निर्दलीय का? देखो, पहली बात तो ये है कि प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी, ठीक है, क्यों नहीं लड़े, लड़ने का अधिकार है बिल्कुल। और हर आदमी को किसी को जिताने और किसी को हराने का भी अधिकार है। जिसको चाहेगा उसको वोट डालेगा। जहाँ तक बात है शशि परमार की, जी, तो शशि परमार ने चुनाव लड़ा, उसमें 2 फैक्टर हैं क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं। जी, और राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा पड़ता है। तो उस लिहाज से श्रुति चौधरी को फायदा भी हुआ, मतलब नुकसान हुआ, अनिरुद्ध को फायदा हुआ। दूसरे एंगल से ये है कि सरकार के खिलाफ जो वोट है वो बट गया, उससे अनिरुद्ध को नुकसान हो गया। लेकिन सही मायने में अगर देखें तो मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अगर किरण चौधरी राज्यसभा बीजेपी में जा करके और जिस तरह से वो एक बड़ी नेता बन गई एकदम से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो श्रुति चौधरी और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की जब टिकट कटी और हर जगह ये मैसेज कहा कि हुड्डा साहब किसी दूसरे बड़े जाट परिवार को नहीं उभरने देना चाहते, इस चीज़ के मैसेज गए हर जगह, उस चीज़ का भी एक फ़ायदा कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी को मिला और लोगों में एक ये संदेश गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ माँ बेटी दोनों चुनाव लड़ने वाली थी और दूसरी तरफ जो है अनिरुद्ध चौधरी, रणबीर महिंद्रा तो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, तो वहाँ अकेले अनिरुद्ध चौधरी थे। उनके पास वो मजबूत टीम भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय मिला, तो सामने बहुत थोड़े समय से वो तैयारी कर रहे थे। प्लस में धर्मवीर सिंह मैडम की तरफ, हाँ, धर्मवीर सिंह का देखो नेचुरल बात है, वहाँ 2 ताकतें इकट्ठी होगी। अगर वही मतलब धर्मवीर सिंह और ये अलग अलग होते तो कुछ और होता परिणाम। कई ताकतें एक साथ इकट्ठी होगी। और अनिरुद्ध चौधरी को तो क्या था कि किरण चौधरी के पास तो वो पुरानी टीम थी, ठीक है, इसको अपना नया सिस्टम शुरू करना पड़ा। अब जो आदमी नया सिस्टम एकदम से करेगा तो उसमें नेचुरल बात है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे, चौधरी धर्मवीर सिंह की अगर आप ही बात करना जी, तो देखा गया कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का था तो मैडम किरण चौधरी का इतना सपोर्ट चौधरी धर्मवीर सिंह को नहीं मिल पाया जितना इंतजार था कि भाई मैडम मदद कर देगी। और 2019 में यूँ बताऊँ कि कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह की मदद कहीं ना कहीं मैडम किरण चौधरी की तरफ देखी गई थी। अब लोकसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह, मोहित चौधरी जी, उनकी धर्मपत्नी मुन्नी जी और लाला जो उनके भाई हैं, तो सारा परिवार जो है श्रुति चौधरी खातर गाम गाम हो रहा था। तो कितना के देखो भाई राजनीतिक पंडित माना जाए चौधरी धर्मवीर सिंह की राजनीति किस तरह रही है और क्या आगे रहेगा? देखो, मेरा तो ये मानना है कि राजनीतिक आदमी अपने परिवार को, अपने बेटों को, बेटियों को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। धर्मवीर सिंह का केवल एक ही उद्देश्य है और वो मैं स्पष्ट बता दूं कि देखो, वो एमएलए बन लिया, मंत्री बन लिया, एमपी बन लिया 3 बार, मुख्यमंत्री तो की रेस में है नहीं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री का उनको इंतजार है, वे कभी ना कभी बना दें सेंटर में। वो तब बनेंगे जब इंद्रजीत सिंह हटेगा, सीधी बात जी। जब तक इंद्रजीत सिंह बैठा है तब तक धर्मवीर सिंह का नंबर नहीं आएगा। तो अब धर्मवीर सिंह का तो केवल एक ही मोटो है कि उनका बेटा किसी तरह से राजनीति में सेट हो जाए, मोहित चौधरी जी आ जाए, मोहित चौधरी राजनीति में सेट हो जाए, क्योंकि जो राजवीर सिंह लाला है
उसको चुनाव लड़ा के देख लिया धर्मवीर सिंह ने। 2014 में बीजेपी की टिकट के लिए प्रयास करे, वो टिकट नहीं मिली। टिकट एक गुणपाल सिंह हैं, उनको दिला दी जिला गई। पार्षद। ठीक है। और उसके बाद जो है राजवीर सिंह लाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और निर्दलीय में जितने एफर्ट्स राजवीर सिंह कर सकते थे वो करे उसने, बिल्कुल। लेकिन नहीं हार पाई किरण चौधरी। उसके बाद उस चुनाव में भी यही हुआ था कि अब जो त्रिकोणीय मुकाबला था ना, वही हो गया था वहाँ भी। तो अब जो है किरण चौधरी की बेटी राजनीति में सेट होगी, अब धर्मवीर सिंह को अपना बेटा सेट करना है। किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह राजनीति का उनका जो कैरियर के आखिरी जो साल हैं वो हैं दोनों के, नेचुरल बात है। उस लिहाज से अब धर्मवीर सिंह भी ये चाहता है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, कि भाई जो चौधरी बंसीलाल के साथ उनका लगातार परिवार के साथ लगातार 36 का आंकड़ा रहा, वो अब कितने एक दिन लंबा चलाएंगे। ठीक, अगली पीढ़ियों में कहीं ना कहीं वो उतना मादा भी नहीं है जितना जो झारूपन, जितनी लड़ने की अक्षमता धर्मवीर सिंह की थी वो मोहित चौधरी की थोड़ी है, जितनी सुरेंद्र सिंह की थी वो श्रुति चौधरी की थोड़ी है। तो अब तो सारे लगभग सेटिंगों से चुनाव लड़े जाने, लगभग हरियाणा प्रदेश में। तो अब आगे ये होगा, मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर परिसीमन तो हो गया, तो परिसीमन में भवानी खेड़ा हल्का अगर ओपन हो जाता है, तो चूंकि धर्मवीर सिंह का गांव तालू भवानी खेड़ा में है जी, तो वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे मोहित चौधरी, फिर तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर भिवानी ग्रामीण नया बन जाता है तो धर्मवीर सिंह का लड़का वहाँ से भी चुनाव लड़ सकता है। और धर्मवीर सिंह की ये भी कोशिश रहेगी कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा आ जाए। दूसरी तरफ किरण चौधरी की भी कोशिश रहेगी। अच्छा, इनमें से यूँ है नहीं, एक पार्लियामेंट का लड़ेंगी, एक विधानसभा का लड़ेंगे। अगर परिसीमन नहीं होता तब हालात खराब उस समय हो जाएंगी जब किरण चौधरी को राज्यसभा में नहीं भेजा जाए, क्योंकि फिर किरण चौधरी भी फ्री हो जाएंगी, तो वो भी चाहेंगी कि मैं चुनाव लड़ूं कहीं ना कहीं से। तो ये चर्चा है कि तुषाम जो हल्का है ये रिजर्व होगा अगर बवानी खेड़ा अगर ओपन हो जाता है तो, क्योंकि यू माना जावे जिले में एक हल्का रिजर्व रह जाएगा। तो उसके बाद अब आपने बता दिया कि भाई जो है मोहित चौधरी खातर तो 2 हल्के बता दिए अपने, भिवानी ग्रामीण और जो है बवानी खेड़ा अगर हो जाए। बारडा पे भी नजर नहीं उसकी। लेकिन सुरती चौधरी फिर कहाँ, चौधरी जेपी दलाल जी जो कि लोहार तो लड़ दिए हैं, उनके भी नहीं, उसमें एक बात है, अगर परिसीमन होता है ना तो एक हल्का तो बढ़ेगा भिवानी में, नेचुरल बात है। वो भिवानी ग्रामीण बढ़ो, शिवानी बढ़ो, कैरू बढ़ो, कोई ना कोई नया बनेगा, मुंडाल भी बन सकता है। तो उस लिहाज से एक हल्का में परिसीमन के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। पिछला जब परिसीमन हुआ ना, तो आप ये देखो 2009 में कितने एक नए नेता पैदा हुए, क्योंकि उसमें हल्के टूट जाते हैं, फिर नया सिस्टम नया सौदा, वो तो बाद की बात है, अभी उस पर कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि लोग यूँ माने हैं कि भाई प्री सीमन में जो सिटिंग सरकार है वो ऐसे वो अपने हिसाब से तोड़ फोड़ करेगी, कोई दो राय नहीं उसमें। तो क्या ये मानने कि अगला चुनाव कांग्रेस कितनी हिम्मत मार लो, देवीलाल परिवार कितना हिम्मत मार लो, तो बीजेपी फिर दोबारा हरियाणा में आओगी फिर इसका हिसाब? मेरा ये मानना है कि बीजेपी जो ये विपक्षी पार्टी है ना, ये तो जितना जोर दमखम था इन महीने लगा के देख लिया। अच्छा, ये बीजेपी अपने बोझ से पड़ जाएगी, मैं जो समझ रहा हूँ। अच्छा, अपने बोझ से क्यों पड़ जाएगी? जैसे हम हर रोज़ देख रहे हैं बीजेपी में परिवारवाद हावी हो चुके हैं। जो कांग्रेस में जो कल्चर था ना परिवारवाद का, गुटबाजी का, वो बीजेपी में बढ़ गया। आप ये देखो, आज से 10 साल या 15 साल पहले देश में किसी को ये याद है लाल कृष्ण आडवाणी के जो संतानें हैं वो कौन कौन है? बहुत कम गिनती के लोगों को पता है। ठीक है, मैं मुरली मनोहर जोशी के जो संतानें हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन आज क्या हालात है? आज हरियाणा की सरकार की अगर मैं बात करूँ, नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जगह जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रही है। क्या वो परिवार, वो कोई पद पे थोड़ी है? ठीक बात है। वो ठीक है, जो सरकार में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जिन प्रोटोकॉलों में जिन पदों पर होती वही है। बीजेपी के जितने मंत्री हैं, मंत्रियों के बेटों को तो छोड़ दो आप, उनके भतीजे तक भी गनमैन ले घूम रहे हैं। ठीक है, बताओ कौन सा प्रोटोकॉल है? हर जगह। अब जो सिरसा में मनीष सिंगला का जो एक मामला हुआ, गणेश सिलाल के बेटे का, एक डीएसपी ने उनको निकाल दिया। भाई मनीष सिंगला कौन से पद पे है? ठीक बात है। क्या वो कोई एमपी है, कोई एमएलए है, क्या है वो? कोई चेयरमैन है पार्टी का? एक ठीक है, उसके पिताजी गवर्नर रहे हैं,
क्या मतलब पुलिस वालों का ये काम रह गया कि वो भाई यूं देखती रहे भाई कौन सा नेता है, कौन सा बेटा है, कौन सा पुत्र है, कौन सा पुत्री है, क्या है। हर जगह ये चीज़ हावी हो चुकी है और उस हावीपने में बीजेपी अपनी ही गलतियों से मार खा जाएगी। मतलब बीजेपी खुद से ही हारेगी, खुद से ही हारेगी, मैं जो समझ पा रहा हूँ। समय बदलता रहता है सबका। अब कांग्रेस हारी, कांग्रेस अपनी गलतियों से हारी। जितने जो ये स्कैम उछाले बीजेपी ने उस समय, या अरविंद केजरीवाल ने, अन्ना हजारे की एक मोमेंट हुई, वो उस चीज़ में बचाव ही नहीं कर पाई अपना। वो बता ही नहीं पाए कि भाई हमने कॉमनवेल्थ घोटाला हमारे राज्य में हुआ या नहीं हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ या नहीं हुआ, जनता तक वो अपनी बात ही नहीं रख पाई। जबकि दूसरी तरफ उसका प्रचार इतना कर दिया गया। आज के दिन केवल और केवल राजनीति मैनेजमेंट और मार्केटिंग है। आप सारा दिन से लोगों के पैर पकड़ लो, लोग वोट नहीं डालते। लोग केवल हा उल्ला मार्केटिंग मैनेजमेंट के हिसाब से चुनाव जीतते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप बता रहे थे भाई सोनान नॉन सोनान का आपने जिक्र करा लुहारू में, तो वैसे ही इस चुनाव में मैंने देखा भिवानी दादरी अगर जिले की बात करें तो, या कि पुराना भिवानी जिले की, तो जाट नॉन जाट भी कहीं ना कहीं देखा गया था चुनाव में। लेकिन एक बात दून साहब, आप भी एक जाट समुदाय था, आप आओ हो, तो जाट जो है वो बीजेपी में भी तो हैं, मतलब MLA भी हैं, MP धर्मवीर सिंह भी जाट हैं, मैडम किरण चौधरी भी जाट है, सुरती चौधरी भी जाट है, दलाल साहब भी जाट हैं। तो यह भावना किस तरह है कि भाई बीजेपी जाट के खिलाफ से, या नॉन जाट बीजेपी में हैं, या जाट बीजेपी के वोट कौन गिर दे, या किसान व जाट हैं, ये के मामला है, ये किदवंती है, मिथ्या है, या सच्चाई है, के है? मैं एक बात बताऊँ आपने, बीजेपी ने, मैं जो समझ रहा हूँ, भले ही जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी ने जाट समाज के नेताओं को इतनी बड़ी बड़ी चौधरें दी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जिन जाट नेताओं का जितना ब्योंत था ना राजनीतिक रूप से, उससे बड़े बड़े पद दिए। मैं उदाहरण बताता हूँ आपने, हरियाणा से आने वाले आचार्य देवव्रत, जो कभी ना MLA बने, ना MP बने, ना कुछ भी नहीं बने, उनको गवर्नर लगा रखे जी, लगातार वर्षों से राज्यपाल हैं। हरियाणा से आने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो जिंदगी में कभी मंत्री नहीं बन पाए कैबिनेट के अंदर में, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, बड़े पावरफुल महकमे दिए, ठीक है। उनकी धर्मपत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को MP बनाया। कांग्रेस ने बनाया किसी को? नहीं बनाया ना, जब वो कांग्रेस में थे। धर्मवीर सिंह को जिंदगी में कांग्रेस ने सांसद नहीं बनाया, जबकि बीजेपी ने लगातार 3 बार बना दिया। किरण चौधरी को जिंदगी में कांग्रेस ने MP नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। आते बना दिया। श्रुति चौधरी को जिंदगी में कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया, MP तो बनी थी, ठीक है, यहाँ जो है मंत्री बना दिया गया। उसके बाद हरियाणा के अलग अलग इलाकों में चौधरी रणजीत सिंह, ठीक है, इतना पावरफुल, उनको मंत्री बनाया, पावरफुल महकमों का। फिर लोकसभा की टिकट दी, जयप्रकाश दलाल को मंत्री बनाया, मईपाल ढांडा को मंत्री बनाया, कमलेश ढांडा को मंत्री बनाया, कैप्टन अभिमन्यु 10-10, 11-11, 1 दर्जन महकमे उनके पास, इतने पावरफुल। ओम प्रकाश धनखड़ को इतने पावरफुल महकमों का मंत्री और फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सुभाष बराड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया। भाई जाट समाज से बीजेपी के जो नेता हैं, उनको देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने। लेकिन समस्या बताऊं आप लोग को क्या है, जाट समाज क्यों नहीं बीजेपी के साथ लग रहा, मैं जो समझ पा रहा हूँ। हालांकि ये नहीं है बिल्कुल नहीं लग रहा, लग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर क्यों नहीं लग रहा, उसके पीछे मैं जो समझ पा रहा हूँ एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये 1 दर्जन के आसपास नेता जो मैंने आपको गिनाए हैं, अभी भी सुरेंद्र पुनिया को प्रदेश महामंत्री बना रखे हैं, बड़ा पावरफुल पद, 1 दर्जन के आसपास ये नेता हैं। लेकिन इन नेताओं ने जाट समाज की सुध नहीं ली। ये नेता जाट समाज के लोगों के बीच में नहीं गए उस बड़े स्तर पर जिस स्तर पर जाना चाहिए था। अब आपका गांव है, आपका गांव भी जाट डोमिनेटेड गांव जी, है। आपके गांव में मैंने ये बताओ कि ये जितने जाट नेता हैं और बड़े गांव में हैं, ठीक है, आसपास के गांव प्रभावित होते हैं मिरान गांव बिल्कुल से। आसपास के जो गांव हैं वो मिरान से उनकी राजनीति चलती है, बिल्कुल, क्योंकि मिरान का वो चौक हो गया, वहाँ सारे बैठते हैं। बिल्कुल। मेरे जो याद आ रही है, या तो रणजीत चौटाला आपके गांव में गए हैं, जी, ठीक है, धर्मवीर और किरण, चलो भाई उनका इलाका है, उसके अलावा बताओ मैंने कौन सा गया है? ये जितने जाट नेता बने हैं कौन सा आता है? बिल्कुल सारे गांव में। अब हमारा गांव है, जाट डोमिनेटेड गांव है, कौन सा भी नेता नहीं आया, ठीक है ना। जब ये आते ही नहीं तो लोग क्यों इनके साथ लगेंगे? जबकि दूसरी तरफ आप एक दूसरे एंगल से सोचो, कार्तिकेय शर्मा है, निर्दलीय जीते हैं, बिल्कुल, आज उसकी मैं MLA है बीजेपी की, उसके बावजूद वो जगह जगह ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में जा रहा है, जा रहा है ना।
रामचंद्र जांगड़ा है, बैकवर्ड समाज से आता है, वो भी तो शाम में आया था। बिल्कुल। ठीक है, ये बाकी क्यों नहीं आते भाई? अरविंद शर्मा जी वो आज बैल में आए हुए हैं, तो लुहारू वो दौड़ेंगे। मतलब जो दूसरी जातियों के नेता हैं वो जब अपने समाज में जा रहे हैं, अपनी जातियों के लोगों में जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए तो जाट नहीं जुड़ रहे। दरअसल ये जो नेता हैं ये चाह रहे, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो जाट समाज के नेता हैं, भाई हमें मिलेगी चौधर, उसके बाद कोई लेना देना नहीं, इसलिए लोग नहीं साथ लग रहे। वरना तो आप एक बात बताओ, लोगों को ये समझाना चाहिए नेताओं को कि भाई क्या जाट ये हरियाणा में एक जाति है? क्या मुख्यमंत्री केवल जाट समाज से बनेगा? और भी तो समाज हैं, सबकी बारी आनी चाहिए। ठीक है, किसी को कम समय मिले, किसी को ज़्यादा, लेकिन अधिकार तो सबका है, कोई भी बन सकता है जो हरियाणा में किसी भी जाति का है। तो इनको ये समझाना चाहिए भाई ठीक, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन अपने को ये तो देखो कितने कितने पद दे रखे हैं। अब वीरेंद्र सिंह को इतने बड़े बड़े महकमे दिए, वो हरियाणा के कितने कलक्याम घूमे, कहीं भी तो नहीं गए, इसलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे। वरना तो बीजेपी ने, अब आपको एक दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ। तो कांग्रेस में भी तो पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बनाया था, ब्राह्मणों की बना था पार्टी। भजनलाल, बने सॉरी भजनलाल कांग्रेस से बने थे। तो नॉन जाट कांग्रेस में आया करता, एक समय ऐसा था। आज वो नॉन जाट बीजेपी में सारा का सारा हो गया वो है। भी मैं जो समझ रहा हूँ, वो राजनीति भी आपको बता दूं, बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हरियाणा में जो राजनीति थी वो किसी समय केवल 3 लालों के बीच में घूमती थी। भगवत दयाल शर्मा ठीक है, संयुक्त पंजाब के एक बड़े नेता थे, उसके बाद हरियाणा में भी वो पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति बहुत लंबी नहीं चल पाई। राव वीरेंद्र सिंह की राजनीति भी बहुत ठीक है कि वो अहिरवाल तक सीमित रहे, भले ही एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अहिरवाल से बाहर वो भी नहीं उतना बड़ा सिस्टम। हालांकि मैं एक बात और याद दिलाता हूँ, उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। उस विशाल हरियाणा पार्टी के अहिरवाल के अलावा बाहर के दूसरे हलकों में भी विधायक बने थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह उनको नहीं संभाल पाया सिस्टम को, इंद्रजीत भी नहीं बाहर निकल पाए। इतने बड़े जो 5 योजनाओं से लगातार मंत्री इंद्रजीत सिंह, 2 योजनाओं में तो मनमोहन सिंह के साथ था, अब 3 योजनाओं से मोदी के साथ है। और बताओ वो कितने गाँव में गया? आपके गाँव में आया है कभी? नहीं आना। ठीक है, तो शाम हल्के में भी यादव बाहुल्य कुछ एक गांव है, लेकिन नहीं आ रहे। ठीक है, कोई अगर 5, 10, 20 साल में भूले बिसरे कभी आगे तो कोई आना थोड़ी है। तो अब जो मैं बात बता रहा था आपको, राजनीति जातीय सिस्टम से चलनी शुरू होगी। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों से चलनी शुरू होगी। अब लोग ये नहीं देखते, एक वो समय था चौधरी देवीलाल ने कहाँ सीकर, कहाँ फिरोजपुर और कहाँ रोहतक, तीनों जगह से चुनाव लड़ लिया। एक जगह से वो हार गई, 2 जगह से जीत गई। आज के नेता नहीं हिम्मत कर पा रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर से बाहर एक चुनाव लड़ा, अगले चुनाव में नहीं लड़ पाए। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा के नैना चौटाला पिछला चुनाव बारडा से लड़की, इस बार क्यों नहीं लड़ा? हिम्मत ही नहीं है। एक बार तो ठीक है, आप जनता को भुका सकते हैं, लोग बहकावे में वोट देते हैं, काम पे कोई वोट नहीं देता। एक बार बका लिए, बार बार कैसे बकाओगे? जैसे दुष्यंत चौटाला को पिछली बार 1 लाख के आसपास वोट मिले उस जगह से, अरे इस बार 8,000 वोट भी नहीं ले पाया। ये है हालात। तो हुड्डा साहब की बात करा दोनों साहब, तो कांग्रेस का हार का कारण क्या था? कांग्रेस खुद या एक शब्द हुड्डा कांग्रेस के लग गया? मैं मानता हूँ सबसे बड़ा कारण गलत टिकट वितरण, ओवर कॉन्फिडेंस। जो हुड्डा शब्द है वो तो एक अलग चीज बढ़ गई। उससे बड़ी बात क्या थी? कांग्रेस में गलत टिकट वितरण हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि भाई हम तो किसी को दे देंगे वही चुनाव जीत जाए। आप एक बात बताओ, सोमवीर सिंह का बारडा में क्या है भाई? नहीं, 52-84 है, चलो बेशक हो 84, जो आदमी लोहारू में लगातार 3 चुनाव हार गया अपने इलाके में, तो बारडा से कैसे कल्पना कर सकते हो आप जीत जाएगा? तो सोमवीर को 16 को मिलनी चाहिए थी उनकी जगह। किसी को भी मिल जाती, वो कोई जरूरी नहीं भाई सोमवीर को 16 या कोई भी, मतलब बहुत सी टिकटें ऐसी थी। या प्रदीप नरवाल है, उसका बवानीखेड़ में क्या था? तो रामकिशन फौजी जी भी तो हार चुके थे। बेशक हार चुका था रामकिशन फौजी, और भी तो हल्के में बहुत थे। आप एक चीज देखो, 5 साल नारे तो लगाए और लोग, और एकदम से कोई आदमी और वो टिकट ले आते। विनेश फोगाट जुलाना में 80 आदमी टिकट मांग रहे, वो 80 आदमी 5 साल नारे लगाए उन्होंने, 10 साल लगाए, किसी ने 15 साल लगाए, टिकट विनेश फोगाट को दे दी। ठीक है, वो बाड़ बाड़ जीत की चुनाव, लेकिन वो कोई जीत थोड़ी है, 70,000 से जीत की कल्पना थी उसकी। ठीक है, और वो जीत केवल इसलिए गई कि बीजेपी ने वो हल्के से बाहर का कैंडिडेट दे दिया। अगर हल्के का कोई ढंग का कैंडिडेट होता तो हार गई थी वो भी चुनाव। बहुत सी सीटें इस ढंग से। अच्छा,
दूसरी बात, एक बहुत गंभीर बात मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनमें से ज्यादातर तो ऐसे थे जो मंत्री बन के सो रहे थे, कोई उप मुख्यमंत्री बन के सो रहा था, वो सारे हरा दिए लोगों ने, उन्होंने किसी से बात ही नहीं करी। अब कोई भी एक हल्का उठा के देख लो, उस हल्के में 20-30 आदमी टिकट मांग रहे थे जी, वो उन 20-30 में से ज्यादातर के पास गया ही नहीं। वो इस घमंड में था कि मैं तो जीत रहा हूँ, मैंने जरूरत ही नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी हमने करोड़ों रुपए लगाए और जिस आदमी को टिकट मिली वो हमारे घर ही नहीं आया वोट मांगने के लिए। वो नेगेटिव पॉइंट बन गया वो चुनाव। बोले वो उससे जब लोगों ने ये पूछा भाई क्यों नहीं आ रहा, बोले मैं तो जीत रहा हूँ, मैंने जरूरत ही नहीं इसकी। वो और कॉन्फिडेंस ले बैठा। जबकि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने एक एक पॉइंट पे काम किया। मैं आपको एक बड़ी अचंभे की बात बताता हूँ, यही कांग्रेस अगर लोकसभा में 5 की बजाय 2 जीत जाते ना ये, तो इनका राज बनता आ रही है, क्योंकि फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते। हाँ अब यूँ हो गया। बीजेपी जब 10 से 5 पाई, क्योंकि 2019 में 10 एमपी 10 थे, 10 से जैसे ही वो 5 पाई तो उनका दिमाग ठिकाना पा गया। उनके एकदम ये दिमाग में आ गया भाई जब हम लोकसभा में 10 पे 5 पा गए तो विधानसभा में तो तारी 40 है, 40 पे तो 20 में आओगे। 20 पे और सरकार ये गई। सच्चाई है। बीजेपी के जो थिंक टैंकर हैं जो इस चुनाव को लड़ रहे थे, उनमें कई मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत आज भी होती है और उस समय भी हो रही थी। उन सब के पास भी यही इनपुट था कि हमारी 17, 18, 20 सीटें आएंगी। और जैसे ही कांग्रेस में टिकट वितरण हुआ, जैसे ही कांग्रेस के कोई एमएलए ये कहता है, कोई प्रत्याशी ये कहता है मैं तो मेरा घर भरूंगा, मेरे रिश्तेदार भरूंगा, फिर नौकरी लगा जाएंगे, फलाना कर देंगे, लोगों को वो चीज़ें दिमाग में आ गई भाई ये तो ये चौधरी को निपटे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर 25, 26, 30, 35 लास्ट के 2 दिन तक भी, आखिर जो चुनाव प्रचार जब तक था उस दिन तक भी ये हालात थी कि बीजेपी 30 के आसपास घूम रही थी। और 30 से जो 48 का सफर था ना 18 सीटों का, वो आखिर के 2 दिनों में जो बीजेपी ने मैनेजमेंट की उसकी बदौलत था। कांग्रेस वाले तो घर आए मंत्री बन के सो रहे थे। एक मेरे को एक कांग्रेस प्रत्याशी मिल गया था, बोले मैं तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा भाई। अच्छा पहले बोले मैं तो बनूंगा उप मुख्यमंत्री, ठीक है, वो लोगों ने एमएलए भी कौन बनाया, वो पहले पद बढ़ चुके थे हरा दिया बुरी तरह से। अब क्या लग रहा है भाई हुड्डा साहब का क्या रहेगा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पहले आ रहे थे, अरविंद शर्मा जीते इस बार जीत गए थे, ठीक है, और नु कहें हुड्डा साहब की जो सीट है वह रिजर्व कर देगी बीजेपी, तो क्या लगा है राजनीतिक करियर फिर ऊपर तो आपने नु बताई, आप बता रहे थे लोगों में भावना है कि भाई रोते रोते में काम कराया हुड्डा साहब ने, तो क्या रहेगा पीछे की राजनीति और अब की राजनीति में कितना बदलाव आप देखोगे हुड्डा साहब की राजनीति? देखो मेरा ये मानना है कि लोगों को आज भी विकल्प चाहिए, कोई दो राय नहीं है। बीजेपी भले ही तीसरी बार सत्ता में आ गई है, लेकिन आप ये देखो कि वो सत्ता में कितने कुछ से आएगी। 6,000 वोटों का फर्क है, ठीक बात है, 0 पॉइंट कुछ % का फर्क है, और सिर्फ 2 सीट फालतू हैं बहुमत से। जी 48 है, 46 में बहुमत है। पहली बार हरियाणा के इतिहास में इतना मजबूत विपक्ष बने, आज तक कभी नहीं बना। जिस विपक्ष में 5 एमएलए, 5 एमपी, जिस विपक्ष के पास 39 एमएलए, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के और 37 कांग्रेस के, ठीक है, इतना मजबूत विपक्ष है। लोग तो आज भी ये चाहते हैं कि बीजेपी का कोई ऑप्शन मिले, लेकिन समस्या क्या है कि ना तो कांग्रेस वाले मेहनत करे। 7 महीने हमको दिखे आपने, ठीक है, ना इनेलो ना जेजेपी। इनेलो में तो समस्या ये हो रही है कि लोग ये चाहते हैं कि अभय सिंह आगे आए, लेकिन अभय सिंह का जो रवैया है बोलने का, वो किसी से भी तू तड़ाक की भाषा में बात कर लेते हैं। तो आज के दिन बाबू बेटे की नहीं, मतलब बेटा बाप की नहीं सुनता, ठीक है, आज के दिन हर आदमी को इज्जत चाहिए। तो उसकी वजह से आज भी विकल्प कोई दिख नहीं रहा। और जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा 5 बार के सांसद बन गए, लोकप्रिय आज भी हैं, भले ही चुनाव हार गए हों, और मेहनती भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा एक सुझाव है उनको, वो ये है कि सार्वजनिक रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता से अपनी गलती माननी चाहिए। क्या गलती माननी चाहिए? जनता को उनसे इतनी उम्मीदें थी, सबके दिमाग में ये था कि भाई सरकार आई जी, वो गलतियां हुड्डा परिवार से भी हुई हैं। वो गलतियां क्या हुई कि गलत टिकट वितरण भी हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। लास्ट के कुछ दिन में हुड्डा परिवार के लोगों का रवैया भी बदल गया था, आपसी फूट ठीक है, कांग्रेस की।
वो तो नेचुरल, वो तो रहेगी, हमेशा रही है, आज नहीं, ये तो बीजेपी में होगी। जितना बड़ा कुनबा होगा ना, जिस घर में 10 चौधरी होंगे तो उनमें मजबूत बाजेगा, वो तो उसको रोक ही नहीं सकते। लेकिन आपसी फूट के बावजूद भी तो सरकार बनती है। 2005 में मैं आपको बताऊं, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो केवल भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा दो ही मुख्यमंत्री के चेहरे दिख रहे थे। 2005 में तो 10 थे। राव इंद्रजीत अपनी डपली बजा रहे थे, जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह अपना दावा कर रहे थे, ओम प्रकाश जिंदल अपना कर रहे थे, बीरेंद्र सिंह अपना कर रहे थे, शैलजा अपना कर रही थी, हुड्डा अपना कर रहे थे। उसमें तो पता नहीं कितने थे, फिर भी जीती, 67 सीटें आई ना। फूट तो हमेशा रही है कांग्रेस में, हमेशा। देखो, पहले भगवत दयाल शर्मा बीरेंद्र सिंह, राव बीरेंद्र सिंह के धड़े बन गए, उसके बाद भगवत दयाल शर्मा बंसीलाल के भी बन गए, बंसीलाल भजनलाल के बन गए, भजनलाल भूपेंद्र हुड्डा के बन गए, अब भूपेंद्र हुड्डा और किरण और के बन गए, ठीक है, अब भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा और के बन गए। ये तो हमेशा चलता रहता है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जिस समय कुछ नहीं था तो उस समय तो क्या होगा भाई, जब एमएलए 2 आने तो क्या ही धड़ेबंदी होगी। अब जब उनके 48 आ रहे हैं, अब बीजेपी में ये हालात है, एमएलए मंत्रियों की फोटो नहीं लगाते अपने कार्यक्रम में, ठीक है, आपसी कितनी फूट रहे, लेकिन समय के साथ बदलता रहता है मामला। विकल्प चाहिए। अगर दीपेंद्र हुड्डा मेहनत करेंगे, जनता को आज भी विकल्प चाहिए। अभय सिंह चौटाला मेहनत करेंगे, दुष्यंत मेहनत करेंगे, कौन करेगा? अब तक 7 महीने में तो कोई नजर आया नहीं, अब आगे कौन आएगा वो? एक चीज़ ये भी है, कल मैं भवानी खड़ा गया था, उस टाइम पे यह बात चल रही थी, तो रतेरा के और भवानी खड़ा हल्के कुछ लोग बैठे थे भाई, तो वह बोले कि भाई जो है ना, बीजेपी ने 8 तारीख ने चुनाव परिणाम आया और 9 तारीख तक अपनी तैयारी शुरू कर दी 2029 की, और अन्य जो पार्टियां हैं, विपक्ष जो है, वो आप वाली बात अब तक कोई नजर नहीं आया है। तो यो कितना मतलब बदलाव लिया हुआ है ये परिस्थिति? नहीं यार, बिल्कुल सच्चाई है, कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन की राजनीति करती है। जैसे ही, अच्छा ये आज से नहीं है, आपको एक बहुत गजब बात और बताता हूँ। अब तो 14 के बाद इनका राज आ गया, तब अपन ये चीज़ें दिख रही हैं। ये 14 से पहले भी यूं ही लगे रहा थे, लेकिन तब लोग इनको नहीं एक्सेप्ट करते थे। मैंने वो मीटिंगें देखी बीजेपी की, ये 10 समोसे ले आ करते, 10 समोसे में भी 2 उल्टे देने पड़े करते, 8 आदमी आ रहे थे मीटिंग में, समोसे खाने भी कोने आ रहे थे। और आज हालात ये है, अगर किसी को यूं पता चल जाए ना कि भाई बीजेपी के यहाँ कोई छोटी मोटा नेता भी आ रहा है, कोई छोटा मोटा, तो भी 500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि राज है, ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस सहित जो बाकी पार्टियां हैं, वो तो अपना कोई सिस्टम ही नहीं बना पा रही। बीजेपी देखो, पद बांटने में कोई तनख्वाह थोड़ी देनी है। अब बीजेपी का एक आदमी पन्ना प्रमुख बन रहा है, वो भी खुश हुआ है, वो घूम रहा है, जबकि पन्ना प्रमुख के है भाई। ठीक बात है, कोई अध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को, प्रदेश कोई उपाध्यक्ष, अगर सही देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगला यूं कहे मैं पन्ना प्रमुख हूँ, वो 5 आदमी ने बीजेपी तो जोड़े है। जबकि कांग्रेस में हालात ये है कि वहाँ जिला प्रधान तक भी नहीं है, संगठन नहीं है, ठीक है। जेजेपी और जो इंडियन नेशनल लोकदल हैं, उनके बड़े नेता विदेशों में घूम रहे हैं। तो संगठन की कमी विपक्ष ने खिलाड़ी, बिल्कुल संगठन की कमी, और दूसरी मैनेजमेंट की कमी। बीजेपी मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। देखो, एक बहुत गजब बात मैं बताता हूँ। अभी देश के बीजेपी में दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह है, अग्रवाल, और होम मिनिस्टर हैं, लिहाजा उनका जो प्रोटोकॉल है कि कौन कौन आदमी स्टेज पर चढ़ेंगे, वो चढ़ गए। 3 आदमी ऐसे चढ़ गए जिनका नाम नहीं था, और उसकी इंक्वायरी खुल गई। कांग्रेस में यूं पता ही नहीं चलता, कोई भी चढ़ जाता धक्के से, सब स्टेज पर चले जा, ठीक है। बीजेपी में हालात ये, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े पदों पर रहे, वो बीजेपी में चले गए, कुछ साल बीजेपी में रहे। बीजेपी में ये प्रोटोकॉल है। एक यहाँ सुजीत कुमार हुआ करते, अब तो वो यहाँ से राजनीति छोड़ गए, वो थे जिला महामंत्री, वो और वो कुछ नहीं थे, कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा थे। वो सुजीत कुमार तो बैठते श्यामी स्टेज पे। अच्छा। और जो आदमी आज जितने नेता राजनीति में हैं, इनमें सबसे पुराना संपत सिंह है। आज की प्रेजेंट की जो राजनीति, उसमें सबसे पुराना संपत सिंह है। वो संपत सिंह ने श्यामी बिठा करते, कांग्रेस में करके दिखा दो। आज अगर कांग्रेस में है संपत सिंह, आज संपत सिंह को कोई यूं कह देना भाई आप स्टेज पे मत चढ़ो, आप श्यामी बैठो पब्लिक में, जमा भी कौन बैठे, यूं अंतर है।
इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में वहाँ अनुशासन है, वहाँ पहले से ये चीज़ें तय हैं कि इसके अलावा कोई नहीं है बैठेगा। कांग्रेस में यूँ पेरा ही नहीं। कांग्रेस में तो ये हालात है, सुन लो। अब दीपेंद्र हुड्डा, मैं तो कई बार कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में पिछली सीट पे 3 सवारी आती हैं, तो मैं 7 बैठ जाऊँ, 6 बैठ जाऊँ, गोड्या बैठ जाऊँ एक दूसरे पे। ठीक बात है। बीजेपी में बैठ के दिखा दो ना कोई। अच्छा दोनों साहब बात करा, आपने कांग्रेस की बात भी करी, भाजपा की बात करी, लेकिन एक चीज़ फिक्स देखिए मैंने, चौधरी धर्मवीर सिंह किसी भी पार्टी तो किसी का सरकार हो, किसी की हवा हो, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह जिस पार्टी में चले गए, जीत उसकी निश्चित मानी जा है। इस बार भी यूँ माना जा कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आओगी। पूरा हरियाणा में इस बात के जिक्र थे, और कहीं ना कहीं मेरा मानना भी, जब मैं जनता में गया तो यूँ था, जनता यूँ बोला थी भाई कांग्रेस आओगी, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह आखिर तय बीजेपी में रहे। तो मैंने यूँ मान्या 3 तारीख ने कि भाई धर्मवीर ने भाजपा नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब सरकार बीजेपी बना जाएगी। यो के कारण है, इतने बड़े राजनीतिक चाणक्य किस तरह है, राजनीतिक पंडित बताया जाए और चुनाव नहीं हारते, परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हों, के कारण लगे आपने स्टार्टिंग? पहली बात तो ये है कि चुनाव नहीं हारते, ये गलत बात है। चुनाव हारे भी हैं धर्मवीर। हाँ जी, ठीक है, लेकिन 2000 के बाद वो चुनाव नहीं हारे जी। उससे पहले वो लोकसभा का भी आ रहे हैं, विधानसभा के भी आ रहे हैं, लेकिन 2000 के बाद उनकी किस्मत पलटी। 25 साल लगातार 25 साल में सबसे बड़ी बात जो है, और जो बड़ी अचंभे की बात है, कि उन 25 साल में उन्होंने 4 अलग अलग हलकों से लड़े हैं। जैसे 2000 में वो तोसाम से जीते जी, 2005 में वो बारडा से जीते, 2009 में वो सोना से जीते, जहाँ उनका कोई लेना देना नहीं था। फिर वो लोकसभा का जीते 14 में, फिर 19-24 लगातार लोकसभा में। धर्मवीर सिंह की मैं ये मानता हूँ, एक तो हरियाणा प्रदेश में जो नेता या जिनका परिवार मुख्यमंत्री नहीं बना कभी, उनके अलावा अगर कोई ऐसा नेता है जिसके पास कार्यकर्ताओं की हजारों में फौज है, तो वो पूरे प्रदेश में धर्मवीर सिंह है। धर्मसेना बड़े कोई धर्मसेना तो चलो एक अलग संगठन है, लेकिन उनकी जो मतलब कार्यकर्ताओं की या अपने साथियों की जो फौज है ना, वो बहुत बड़ी है। और उसके पीछे मैं जो कारण समझ रहा हूँ, धर्मवीर सिंह को 2 बार बड़े मौके मिले। एक बार तो जब वो 1987 में परिवहन मंत्री बने ना, उस समय उन्होंने अपने साथियों के बहुत काम किए, इसको लोग आज भी याद रखते हैं। बिल्कुल। दूसरा, जब वो हुड्डा राज में पंचायत विभाग के मुख्य संसदीय सचिव बने थे वो, और मंत्री कोई था नहीं, तो लिहाजा पंचायत मंत्री उन्हीं को बोला जाता था, हालांकि थे वो सीपीएस। उस दौरान उन्होंने बहुत लोगों को ओबलाइज करने का काम किया, बहुत काम किए, बहुत ठेकेदार बने उस समय, बहुत सरपंच उनके साथ जुड़े, और उस समय पंचायतों में और ठेकेदारों ने अच्छा खासा मोटा पैसा भी कमाया, खूब रुपया आया उस समय। तो वो एक नई टीम उनकी बन गई। दूसरी बात, उनको एक पॉजिटिव पॉइंट ये मिला कि उनका खुद का गांव है भवानी खेड़ा में, वहाँ से उनको टीम मिल गई। तो शाम से उन्होंने चुनाव लड़े और बंसीलाल के विरोध में लड़े। लिहाजा जो जिस भी क्षेत्र में बड़ा नेता होता है उसके खिलाफ भी नेता होता है, उनको भी कोई आदमी चाहिए, तो उनको धर्मवीर सिंह ने सबको अपनी तरफ कर लिया। फिर उन्होंने बारडा लड़ा, बारडा में एक नई टीम मिल गई। फिर उन्होंने सोना में लड़ा, सोना में एक नई टीम मिल गई। फिर लोकसभा का लड़ा, लोकसभा में नई टीम मिल गई। तो वो हजारों लोगों का कारवां उनके साथ बन गया। दूसरा, उनकी जीत में एक बहुत बड़ा योगदान राव इंद्रजीत सिंह का भी। वो राजनीति को किसी के साथ सीधी टक्कर नहीं लेते धर्मवीर सिंह, ये उनकी एक बड़ी खास बात है। आप उनका भाषण सुनो, बड़ा आराम से बोलते हो, ठीक है, किसी पर कोई लंबा चौड़ा कटाक्ष नहीं करते, केवल काम की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, ना किसी से सीधी टक्कर लेने का काम करते। धर्मवीर सिंह ने इंद्रजीत सिंह के साथ बड़ी अपनी कोटी सेट की, और उसी का परिणाम की लगातार जीत रहे हैं। इस बार भी आप देखो, जाटा ने तो हार रहे हैं। यह बात मैं कहना चाहूँ जो जाटा के हल्के ना, उनमें तो हार रहे हैं भाई। राव दान सिंह अहीर जाति थे, और मंदरगढ़ उस साइड का एरिया हीरा का, जाट खिलाफ धर्मवीर के, और उसका बावजूद भी मतलब वो मतलब कि जीतना में धर्मवीर सिंह का रोल नहीं है। उसको आप ये समझो ना भाई, राव इंद्रजीत सिंह राव दान सिंह से बड़ा नेता है हीर समाज का। आज से को कितना बड़ा चौधरी बन रहा हो, जाटों में या किसानों में देवीलाल से बड़ा कोई नेता नहीं। बिल्कुल नहीं है ना। वही सेम हालात है कि अहीरवाड़ में राव बीरेंद्र सिंह के परिवार से बड़ा कोई नहीं है। उसमें राव इंद्रजीत आज राजनीतिक वारिस। राव दान सिंह का कितना बड़ा कद है,
वो तो केवल 4 बार महेंद्रगढ़ से एमएलए बने हैं। और एक और बड़ी गजब बात बताता हूँ, पहली बार जब वो एमएलए बना वो राव इंद्रजीत सिंह की वजह से ही बना था। ठीक है, अहिरवाड़ के जितने नेता हैं उनमें ज़्यादातर इंद्रजीत सिंह की वजह से ही बने, ज़्यादातर। आज वो भले ही उसको छोड़ करके चले गए, आज इंद्रजीत सिंह का ये है मामला, सुन लो। अहिरवाड़ में वो जिसको चाहता उसको जिता देता है, जिसको चाहता उसको हरा देता है। एक रैली ना लोगों के बीच में ज़्यादा आता, 1-2 रैली करता है और उसी में पलट देता है सिस्टम। महेंद्रगढ़ में जो जीता है ना धर्मवीर सिंह, वो खुद की बजाय इंद्रजीत की वजह से ज़्यादा जीते हैं। प्रधान सिंह से बड़ा नेता है इंद्रजीत, ये है असली फैक्टर। और उसके बाद अब तो एमएलए का चुनाव भी राव दान सिंह जी हार गए, तो वो कारण लगा अपना कि भाई लोकसभा लड़ गए, उसकी वजह तो हारे वो? नहीं, उसकी वजह तो नहीं। वहाँ दरअसल क्या था, एमएलए का जो चुनाव हारे ना दान सिंह, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ये था कि वहाँ पिछले काफ़ी सालों से 1991 से केवल 2 नेताओं के बीच फाइट चल रही है, रामविलास वर्सेज दान सिंह। कभी रामविलास जीतिए, कभी दान सिंह जीतिए। लोगों को एक नया विकल्प चाहिए। जैसे मैंने तुसाम में कहा कि नया विकल्प यहाँ भी चाहिए। वहाँ क्या हुआ कि बीजेपी ने रामविलास शर्मा की टिकट काट दी और वो टिकट दे दी कंवर सिंह यादव। संदीप एसडीएम जो बहादुर सिंह का लड़का है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ दिया। उस हालात में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट थे वो 2 जगह बट गए। वो तो साम वाली चीज़ होगी, वही सेम चीज़ होगी। ठीक है, एक तो वासूत आएगी, दूसरी जो लोग रामविलास से छिक लिए थे एक तरह से, क्योंकि इतना लंबा 1978 से रामविलास शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। आप 78 को आज 45 साल के आसपास, 45 साल से ऊपर हो गए। ठीक है, 47 साल हो गए जिस आदमी को, तो लोग थक ली, कितनी बार वोट डाले। ठीक बात है। ठीक है, उनको भी नया विकल्प मिल गया और वो कंवर सिंह यादव की लॉटरी खुल गई, दान सिंह चुनाव हार गए। उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल धर्मवीर सिंह का भी है, राव इंद्रजीत सिंह का भी है, और एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि चुनाव से पहले किरण चौधरी का बीजेपी ज्वाइन करना, क्योंकि किरण चौधरी की बेटी श्रुति ने वहाँ से 3 चुनाव तो लड़े हैं, वोट बैंक तो उनका थोड़ा बहुत तो है, कितना ही भी हो, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को गया है। ये है सर। अच्छा, दूसरी चीज़ जट्टा की आपने बात करी, आपने कहा कि भाई सीएम तो ब्राह्मण और राजपूत, अगर सवर्ण जाति बात करा, क्योंकि वैसे समाज की इतना को नहीं वो, लेकिन ब्राह्मण टिकट भी कटी है, ब्राह्मण को सा साथ दे दिया कि जो है ना भाजपा की तरफ ज़्यादा रुझान है। नहीं तो मान सम्मान नु बताऊं कि कांग्रेस में ज़्यादा मिले है ब्राह्मणा ने भाजपा की दृष्टि से ज़्यादा। देखो, क्योंकि बीजेपी ओबीसी करी जा दूँ सब। मैं बताऊँ आपने, किसी समय ब्राह्मण जो हैं वो कांग्रेस के साथ ही जी, और कांग्रेस को जो है लगभग ब्राह्मण नेता ही चलाते थे, एक समय वो था। लेकिन समय के साथ साथ बदलते रहते हैं मामले। अब हालात ये है कि ब्राह्मण ज़्यादातर बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, और उसके पीछे कारण मैं बताऊं, अब तो चलो उनकी संख्या कम होगी, लेकिन एक वो समय था जब 4 ब्राह्मण सांसद थे हरियाणा में। 2 लोकसभा के अरविंद शर्मा और रमेश कौशिक, दोनों बीजेपी जी। 2 राज्यसभा के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी वत्स, वो बीजेपी का। कार्तिकेय शर्मा बीजेपी का समर्थक, जिन्हें बीजेपी को समर्थन दे रखे। 4 एमपी। मूलचंद शर्मा कैबिनेट के बड़े पावरफुल मंत्री। आज भी आप इस एंगल से देखो कि 8 ब्राह्मण विधायक हैं हरियाणा की विधानसभा में, जिनमें 7 बीजेपी के हैं। ठीक है, कांग्रेस का केवल एक है, कुलदीप वत्स, बादली विधानसभा। और उन 8 में से जो 7 बीजेपी के, उनमें से 2 को मंत्री बना रखा है बीजेपी ने। ठीक है, रेखा शर्मा को राज्यसभा में भेज दिया जी। 5 राज्यसभा के एमपी हैं, उन 5 में से 2 ब्राह्मण हैं, रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा जी। तो देने में तो कसर बीजेपी नहीं छोड़ रखी। प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी ने जाट को, ब्राह्मण बना रखे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आप कांग्रेस में देखो, कांग्रेस क्या दे रही है। कांग्रेस ने एक सतपाल ब्रह्मचारी को एमपी बनाया सोनीपत से जी, लेकिन वो ब्रह्मचारी साहब एमपी तो बन गए, उसके बाद वो कहाँ गए। आज अरविंद शर्मा बता रहे, वह बेल आए हुए जी, कार्तिकेय शर्मा घूम रहे हैं, मूलचंद शर्मा भी घूम रहे थे, रामविलास शर्मा भी खूब घूम रहे हैं। ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं घूम रहे?
तो लोग जुड़ेंगे क्यों? अन्यथा बीच में नहीं सतपाल आएगा। ब्रह्मचारी एमपी है, लोगों ने वोट तो देना में कसर कौन ठीक थोड़ी, है। जिता दिया। प्रदेश मतलब मोहनलाल बड़ौली को हरा दिया और इसको जिता दिया, उसके बावजूद वो कहाँ गया? कहीं नहीं गया ना। कांग्रेस का एक एमएलए कुलदीप वत्स कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं घूम रहा? कांग्रेस में बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, कुलदीप शर्मा है, बताओ कहाँ जा रहे हैं? नीरज शर्मा है, फरीदाबाद एनआईटी से एमएलए था, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। इसीलिए तो भाई कांग्रेस में जो जो समाजों के नेता ना वो जा ही नहीं रहे कहीं। अब आपने राजपूत समाज की बात की, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्याम सिंह राणा है, मंत्री हैं, जी जा रहे हैं राजपूत समाज के प्रोग्रामों में। दूसरी तरफ कांग्रेस में राजपूत समाज के जो नेता हैं, अब जैसे एक नाम मैं बताता हूँ आपको, वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, राष्ट्रीय सचिव हैं, जी। रौंडा से 4 बार चुनाव हार चुके हैं, हालांकि कहाँ जा रहे हैं बताओ? तो भाई जो कांग्रेस में उन समाजों के नेताओं कहीं जा ही नहीं रहे, इसलिए तो सारा सिस्टम खराब हो गया। लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे, लोग तो तभी जुड़ेंगे ना। आज मान लो अरविंद शर्मा आ रहा है, तो क्या सतपाल ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। बिल्कुल क्या कुलदीप शर्मा को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं जा रहे, इसलिए वो सिस्टम नहीं बन पा रहा। ये है असली कहानी। तो नेताओं की कमी है कि नेता जनता के बीच में नहीं बिल्कुल, जो कांग्रेस में है उनकी कमी ये है, उनना चाहिए सिर्फ रहते। जिता दो और फिर हमें से दो ना बात हाँ यह है। बस, और कुछ नहीं है। जबकि बीजेपी लगातार उनको कामों में रखती है, लगातार मीटिंग में मीटिंग रखती है, लगातार आदेश जारी होते हैं, कर दो भाई जाओ, ये जा नहीं रहे कहीं। अच्छा, चौधरी धर्मवीर सिंह की आप इतने जिक्र कर रहे थे, तो चौधरी धर्मवीर सिंह 3 बार सांसद है और बंसीलाल की पूरा बंसीलाल परिवार है वो एक तरह से आप ही कहाँ तो लगभग आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी पीछे एक मीडिया में खबर थी, आपने पढ़ी होगी कि भाई मोदी जी का वजीर बनाया जा सका है चौधरी धर्मवीर ने, तो उस बारे में क्या कहना, क्या वो चीज़ है? वो मैंने पहले बोल दिया आपने, वो तभी बनेंगे जब राव इंद्रजीत हटेगा। तब तक वो सीधी बात है, जब तक इंद्रजीत है, क्योंकि इंद्रजीत और जो धर्मवीर है दोनों का एक इलाका है, ठीक है, दोनों की एक ही बात है। अब यूं तो है नहीं, पहले 3 मंत्री में 4 बन जाएंगे हरियाणा ठीक से। बात है। हरियाणा तो छोटा प्रदेश है, ठीक है, अभी चुनाव भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि धर्मवीर सिंह मंत्री बनेंगे। मैं जो समझ रहा हूँ इंद्रजीत की छुट्टी होगी, क्योंकि इंद्रजीत सिंह 2 मामलों में अब बीजेपी के फिट नहीं बैठेंगे। एक तो उनकी उम्र 75 साल से ऊपर, उसमें वो नहीं आएंगे। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद। यहाँ क्या हो रहा है कि उनकी बेटी मंत्री बना दी और वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, तो इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं परिवारवाद के। तो उस चक्कर में इंद्रजीत सिंह का पद जाएगा। और मैं अगली भी बता देता हूँ, अगला चुनाव भी आरती राव को बीजेपी लोकसभा का लड़ाएगी, इंद्रजीत सिंह को रिटायरमेंट कर देंगे और फिर अटेली से कोई नया आदमी आएगा चुनाव लड़ने के लिए। कौन आएगा वो समय बताएगा। एक परिवार की अभी बात करी बंसीलाल जी के परिवार की, 3 लाल आप बताओ, देवीलाल, भजनलाल और चौधरी बंसीलाल जी। और दूसरा परिवार अगर अभी बात करें भजनलाल जी की, तो उनका परिवार एक टाइम था जब वो सीएम बने और एक लहर हरियाणा में उस टाइम पे भजनलाल का नाम पर चुनाव हुआ था, हुड्डा साहब जिस टाइम पे बनाए गए। तो आज उनका परिवार जो है वो एक तरह तो यूँ मान लो हंसी के ऊपर है, समाप्त हो चुकी है उनकी राजनीति। उनका पोता वो हार चुका, तो के कारण रहे कि जो है ना एक भजनलाल का नाम आया था बिश्नोई, आज भी बिश्नोई समाज चौधरी भजनलाल जी का नाम पर झुका है कि भाई हमारा तो भजनलाल था, और आज वो चीज़ दिखाई नहीं देती। क्या कारण लगे आपने इस बारे में? मैं सीधी ये बात मान रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई के लगातार राजनीतिक गलत फैसले चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को ले बैठे। वो लगातार इस तरह के फैसले, उनके आज तक के जितने भी राजनीतिक फैसले हुए वो ज़्यादातर गलत साबित हुए और उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ रहा है। वरना तो आप एक बात बताओ, जिस बिश्नोई समाज से चौधरी भजनलाल आते थे उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा वोट बैंक भी प्रदेश में नहीं जी। उसके बावजूद वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़े पावरफुल नेता रहे और उनकी तूती बोलती थी ना केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान के भी बहुत बड़े इलाके में। एक अच्छा खासा वोट बैंक था। खुद चौधरी भजनलाल 3 अलग अलग लोकसभाओं से सांसद रहे। वो करनाल से सांसद बने, फरीदाबाद से बने, हिसार से बने। उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई भिवानी और हिसार से बना। उनका एक बेटा चंद्रमोहन कालका से जाकर के विधायक बन गया, अब वो पंचकुला से जी। और उनका भतीजा फतेहाबाद से विधायक बना, दूडाराम।
उनके बेटे की जो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई वहाँ से एमएलए बनी। तो लोगों ने जिताने में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लगातार कुलदीप बिश्नोई के जो है राजनीतिक फैसले उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को ले डूबे। वो उनको ये समझ ही नहीं आता। देखो आप उनकी राजनीतिक सोच देखो, जिस कांग्रेस को उन्होंने ये कह करके छोड़ा भाई यहाँ तो भूपेंद्र हुड्डा की चलती है, यहाँ तो जो है सोनिया राहुल को उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला, और जब उनके 2 एमएलए आए, पहले मैं उनकी एक चीज़ और बता देता हूँ। 2005 में जब 67 विधायक आए, उस समय भजनलाल जी को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, और मेरी भी उस समय चौरे भजनलाल से बात भी हुई थी, और उनके और भी साथी ये बात कहते हैं कि भजनलाल जी इस पक्ष में नहीं थे कि कुलदीप बिश्नोई अपनी अलग पार्टी बनाए। लेकिन उसके बावजूद 2 दिसंबर 2007 को कुलदीप बिश्नोई ने रोहतक में अपनी पार्टी बना ली। उस रैली जैसी रैली कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता। मैं खुद उस रैली में मौजूद था। उस रैली में इतनी भीड़ थी कि रैली तक बुक करवाई गई थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। उसमें सबसे बड़ी गलती कुलदीप ने क्या की कि लोगों को ये था कि आज कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे देगा लोकसभा से, भिवानी से एमपी था उस टाइम पे, नहीं दिया, कंडीशन रख दी। और उसके बाद अपने पिता चौधरी भजनलाल, 2 और विधायकों, धर्मपाल मलिक गोहाना से विधायक था, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, एमपी भी रहा है जी, और एक राकेश कंबोज जी, इंद्री से विधायक, 3 आदमियों के इस्तीफे करा दिए। मतलब जो आदमी पार्टी बना रहा है वो आप तो इस्तीफा नहीं दे रहा, दूसरे करवा हुआ है, और अपने पिता और दूसरे नेताओं को बली बना रहा है। लोग तो तभी से समझने लग गए थे। 3 जगह बाई इलेक्शन हुआ, चौधरी भजनलाल बड़ी मुश्किल से जीत पाए और 2 जगह से हार गए चुनाव। ना धर्मपाल मलिक जीत पाए, ना इंद्री से जीत पाए राकेश कंबोज। और उसके बाद हालात ये है कि धर्मपाल मलिक का राजनीतिक कैरियर 0 हो गया, राकेश कंबोज का राजनीतिक कैरियर 0 हो गया, और चौधरी भजनलाल के परिवार का भी 0 हो गया। फिर क्या हुआ, 2009 में 6 विधायक इनके बने, भाजपा बनाई, हरियाणा जनित कांग्रेस पीएल, 6 में से 5 एमएलए बाकी इनकी। उस समय भी कांग्रेस अल्पमत में थी, 40 विधायक थे। अगर कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस में जाना ही था, जैसा वो बाद में गया, तो उसी समय चला जाता। 6 विधायकों में क्या पता मुख्यमंत्री बना देते, नहीं बनाते तो डिप्टी सीएम बना देते, जैसे दुष्यंत जी को बनाया गया, ठीक है, और क्या पता मुख्यमंत्री बन जाता। फिर एक मिर्चपुर कांड हुआ, उस समय हर जगह ये चर्चा थी कि आज अगर कुलदीप बिश्नोई या चौधरी भजनलाल का परिवार कांग्रेस में होता तो मुख्यमंत्री बनते। बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला चला गया था, वो खुद राहुल गांधी तक आए थे। उसके बाद फिर 2014 का चुनाव होता है, केवल 2 विधायक बने, खुद कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी। उसके बाद आप उसका फैसला ये देखो कि वो आदमी बीजेपी की सरकार, और वो फिर राहुल गांधी के पास जाके कांग्रेस ज्वाइन कराया। भाई या तो तू राज में चला जा, सही बात है। फिर कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में फिर मुख्यमंत्री बनने के सपने, प्रदेश अध्यक्ष बनने के सपने। 2019 का चुनाव आया, अपने उस बेटे को चुनाव लड़ा दिया लोकसभा का, जिसको राजनीति का कह कहेगा नहीं पता था, वो बुरी तरह से हारा, खुद आदमपुर में भी हार गया। ठीक है, ब्रिजेंद्र सिंह आदमपुर में जीता, तो क्यों नहीं कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद देखो आप आगे, विधानसभा का चुनाव होता है, कुलदीप चुनाव लड़ देता है, चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के कुछ समय के बाद वो इस्तीफा दे के बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी में शामिल होकर सबको ये पता कि भाई बीजेपी को आज ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि बीजेपी के तो 40 एमएलए थे, बहुमत से नीचे थी वो, और वो आदमपुर की सीट जीतना चाहते हैं। फिर खुद लड़ने के बजाय अपने बेटे को लड़ा दिया। अगर वो खुद चुनाव लड़ता तो मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूँ कि उसको मंत्री बनाना पड़ता, बीजेपी को मजबूरी हो जाती, क्योंकि वो 2 बार का एमपी था, एमएलए रहा था कई योजना। भव्य बिश्नोई पहली बार का एमएलए, और उसको फिर मंत्री नहीं बनाया। फिर आप आगे आ जाओ 2024 का चुनाव। 2024 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ा गया। उसने नलवा में रणधीर पनियार को टिकट दिला दी। उसको खुद को ये अंदाजा नहीं, भाई तू खुद तो चुनाव आ रहा बैठा है, और वो नलवा और फतेहाबाद में दूड़ाराम का ठेका ठाए बैठे हैं। वो उनको जिताने के लिए लगा हुआ है, खुद चुनाव हार गया।
दूडाराम भी हार गया। और रणधीर पनियार केवल इसलिए चुनाव जीत गया कि कांग्रेस ने यहाँ एक कमजोर कैंडिडेट उतार दिया। वो कमजोर कैंडिडेट उतरने की वजह से वो भी मंत्री बन के सो रहा था, ठीक है, चुनाव हार गया, वरना तो रणधीर भी हारता। तो परिस्थिति ऐसी बन गई, वो तो कांग्रेस का कमजोर कैंडिडेट आ गया जिसकी वजह से गड़बड़ होगी, और वरना ये तीनों हारते। इसलिए कुलदीप बिश्नोई कोई अंदाजा ही नहीं है। अब आप अगली बात सुन लो, 7 महीने हो गए आज बताओ कहाँ है कुलदीप बिश्नोई? कहीं दिखता नहीं, कहीं और नहीं, लोगों के बीच नहीं रहता। दूसरी तरफ उसी का बड़ा भाई है चंद्रमोहन बिश्नोई जी। आप देखो राजनीति में कैसे अप डाउन आते हैं। 1993 में वहाँ एक मौजूदा विधायक का निधन हो गया जी, बाई इलेक्शन हो गया पंचकुला में। और जैसा मैंने पहले कहा कि हर बाप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे वो राजनीति हो। चौधरी भजनलाल ने अपने उस बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को वहाँ से बाई इलेक्शन लड़ाया, जिसका कोई लेना देना नहीं था उस हल्के में, ना कोई बिश्नोई वोट वहाँ, ना उनका कोई गांव। वो एमएलए बने, फिर 96 में बने, 2000 में बने, 2005 में बने, और 2005 में उप मुख्यमंत्री बन गया। फिर एक फिजा का प्रकरण हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हो गई उनकी राजनीति। लेकिन वो आदमी लोगों के बीच में रहा, वो पंचकुला की जनता के बीच में रहा। आज उस 2005 के बाद 2024 में उसकी दोबारा बोड़ी आई, दोबारा विधायक बन गया वो, केवल इसलिए कि जनता के बीच में वो रहा, लगातार रहा। जबकि कुलदीप बिश्नोई लोगों के बीच में नहीं रहता, इसलिए वो सारा सिस्टम आदमपुर का गढ़ टूट गया इस बार, यही कारण। बिल्कुल वो धक्के से खुद कुलदीप की कमियों की वजह से, वरना तो कांग्रेस ने जिसको टिकट दी ना चंद्र प्रकाश को, उसका भी कोई लेना देना नहीं था आदमपुर से, वो तो नलवा से टिकट मांग रहा था। उसको तो ये पता ही नहीं था बेचारे को भाई कौन से गांव है, कौन से वर्कर हैं, क्या है। वो तो केवल लोगों को कुलदीप बिश्नोई का परिवार हराना था। अब उनके खिलाफ हो गए लोग और अगस्त में वोट डाल बस 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 ये हालात है। अच्छा, भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार, जी तीसरा बचा चौधरी देवीलाल जी का परिवार, जी जो कि किसान नेता माने जा हैं, और एक आज का दिन हर एक आदमी देवीलाल जी का नाम पर झुका है आज तक, जी मतलब आदर मान रखे हैं। आज उनका परिवार भी हंसी के ऊपर है, 2 टूक हो रहे हैं, 2 फाड़ हो रही हैं। तो क्या लगा है ये परिवार इकट्ठा होगा, क्या मजबूत विपक्ष आने वाले समय में जो है देवीलाल जी का परिवार हो उसका है बीजेपी के खिलाफ? देखो अभी तो लगता नहीं कि ये परिवार इकट्ठा होगा, और कमज़ोर भी ये इसलिए होंगे कि जिस भी परिवार में आपसी फूट पड़ती है वो नेचुरल बात है, चाहे वो कोई भी एंगल हो, कोई भी काम धंधा करता वो कमज़ोर होगा। जी। चौधरी देवीलाल का परिवार, पहली बार ये हालात बनी है इस देवीलाल परिवार की कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में देवीलाल परिवार की पार्टियों के सबसे कम 2 विधायक बने हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 बने हैं, जेजेपी का 1 भी नहीं बना, और जो है निर्दलीय रणजीत सिंह भी चुनाव हार गए। पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा के इतिहास में जब इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी या रणजीत चौटाला, यानी देवीलाल परिवार में जो 3 दल हैं, उन तीनों के जो मुखिया, तीनों चुनाव हार गए। अभय सिंह चौटाला हार गया, दुष्यंत चौटाला हार गया, रणजीत चौटाला हार गया। गांव में जैसे सारे दर्शक इस चीज़ से बड़ा इत्तेफाक रखेंगे कि सरपंच का चुनाव कोई लड़े और वो मेंबर भी खड़े कर दे आपकी, वो मेंबर तो चुनाव जीत जाए और सरपंच हार जाए, तो फिर क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं ना। अब ये मेंबर बने जाओ जो सरपंच हारेगी इनकी। तो इसलिए देवीलाल परिवार की तरफ लोग निगाह आज भी लगाए हुए हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहे। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि 87 सीट निकाली थी किसी टीम, 85 सीट निकाली थी। 87 में 85 आई थी जी। वो 85 अकेली देवीलाल की पार्टी की नहीं आई थी, वो देवीलाल की पार्टी के साथ बीजेपी भी थी, निर्दलीय भी थे। टोटल जो देवीलाल के लोग जो खड़े थे वो 85 मुख्य पार्टी, हाँ वो मुख्य पार्टी उनकी थी चौधरी देवीलाल की। समय समय पर अपनी पार्टियों के नाम बदलते रहते थे। और उसके बाद इनके परिवार की भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा विस्तार में। चौधरी देवीलाल के परिवार में सबसे पहले राजनीति शुरू की इनके बड़े भाई चौधरी शाहबराम ने, वो एमएलसी रहे, और उसके बाद वो राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे अपना नहीं कर पाए। उन्होंने अपने छोटे भाई देवीलाल को अपनी राजनीति सौंप दी। देवीलाल विधायक रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है कि वो 3 अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़े एक साथ। राजस्थान के सीकर से लोकसभा का चुनाव लड़े,
पंजाब के फिरोजपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और हरियाणा के रोहतक से लड़े। वो सोनीपत लोकसभा से भी लड़े चौधरी देवीलाल किसी समय, ठीक है। अलग अलग हलकों से भी लड़ लेते हो, कभी मैम से, कभी गिराई से, कभी रोड़ी से, कभी कहीं से, भट्टू से, मतलब कहीं से भी खड़े हो जाते थे। देश के उप प्रधानमंत्री बने वो लगातार 2 बार, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ उप प्रधानमंत्री बने। और देवीलाल की सबसे खास बात ये थी कि वो मास लीडर थे, वो नेता बनाते थे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का वो इलाका जहाँ के लोगों को हिंदी और हरियाणवी समझ में नहीं आती, वो लोग भी लाखों की तादाद में चौधरी देवीलाल को केवल देखने के लिए आते थे। वह धरती पर वो ऐसा इंसान कौन है जिसने सारा सिस्टम घुमा रखे, ठीक है। 6 फुट से ज़्यादा का उनका कद था, बड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े रोबिला उनका जो है कद काठी थी। उसके बाद देवीलाल के 4 बेटे। बड़ा बेटा ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला एमएलए रहे, मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक, 5 बार। ये भी एक रिकॉर्ड है, कभी नहीं, वर्षों तक नहीं टूटेगा, क्योंकि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री और कौन बनेगा, 3 बार और चाहिए। नायब सैनी भी 2 बार बने हैं, मनोहर लाल खट्टर भी 2 बार बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 2 बार बने, 3 बार और चाहिए इनको। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन 5 में भले ही 5 साल उनकी एक ही बार बनी है, 5 साल तो 2000 से 2005 तक रहे, नहीं तो वो कभी 6 दिन रह गए, कभी कुछ एक दिन, कुछ एक महीने, यूँ उनका सिस्टम चला। लेकिन वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। इंडियन नेशनल लोकदल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो रोड़ी से विधायक बने, वो जो है नरवाणा से विधायक बने, उचाना से बने, वो भी अलग अलग हलकों में खड़े हो जाते थे। उनके भी 2 बेटे। अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति राजस्थान से शुरू की, वो नौहर और दातारामगढ़ से विधायक बने। उसके बाद भिवानी से सांसद बने, हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वो डबवाली से विधायक बने। हरियाणा में अपने राजनीतिक जीवन में वो केवल एक ही बार विधायक बने, हरियाणा से, डबवाली से। इंडियन नेशनल लोकदल के जो है वो इंसो के और युवा इनेलो का उन्होंने बड़ा जिम्मा संभाला जी। अजय सिंह चौटाला के जो छोटे भाई हैं अभय सिंह चौटाला, इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता है, उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत राजस्थान से की थी। वो संगरिया से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे, जिसकी वजह से लोग अब उस चीज़ को भूल गए। अभय सिंह चौटाला रोड़ी से विधायक रहे, एलनाबाद से विधायक रहे। उन्होंने उपचुनाव ज़्यादा लड़े। हरियाणा के अगर देखा जाए तो वो ऐसे नेता मिलेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उपचुनाव लड़े, जीते हैं। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 2 सीटों से लड़ते थे, रोड़ी से, नरवाणा से, उसके बाद एलनाबाद और उचाना से, और दोनों से जीतते थे। तो वो रोड़ी या एलनाबाद को खाली करते थे, फिर अभय सिंह वहाँ से लड़ते थे, विधायक बन जाते थे वो। एलनाबाद में पहली बार चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार ये चुनाव आ रहा है। अभय सिंह चौटाला ने 2 चुनाव सांसद के भी लड़े हैं। उन्होंने 2004 में कुरुक्षेत्र से लड़े, हार गए। 2024 में फिर कुरुक्षेत्र से लड़े, हार गए। और वो एमएलए बने 2014 से और 2019 तक विपक्ष के नेता। ओलंपिक संघ के भी वो प्रधान रहे। अजय सिंह चौटाला के 2 बेटे, दुष्यंत चौटाला हिसार से 25 साल की उम्र में सांसद बने। सांसद होते हुए उन्होंने उचाना से एमएलए का चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गए प्रेमलता से। उसके बाद फिर वो हिसार से लोकसभा का चुनाव हारे, फिर वो उचाना से एमएलए का चुनाव जीते। 2024 का लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। उसके बाद उन्होंने एमएलए का लड़ा। और देवीलाल परिवार के पूरे राजनीतिक इतिहास में अपनी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता हो और उसको केवल 7800 वोट मिलना, ये भी एक रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के नाम बन गया। यानी उनकी पूरी रेरे माटी हुई चुनाव में। उनके छोटे भाई जो हैं दिग्विजय चौटाला, वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं, हैट्रिक बन चुके हैं उनकी, लेकिन वो जीतते नहीं। वो जींद से लड़े बाई इलेक्शन, फिर सोनीपत से एमपी का लड़े, और इस बार वो डबवाली से एमएलए का लड़े। तीनों वो हार गए। अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी नैना चौटाला ने अजय सिंह चौटाला के जेल में जाने के बाद 2014 में डबवाली से एमएलए का चुनाव लड़ा, वो जीत गई। 2019 में उन्होंने फिर जेजेपी से लड़ा बारडा से, वो जीत गई। 2024 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, और वो हार गई। उसके बाद विधानसभा का उन्होंने नहीं लड़ा। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और वो हार गई। आदित्य देवीलाल, उन्हीं के चचेरे भाई ने उनको हरा दिया, अभय सिंह के चचेरे भाई ने। उसके अलावा उन्होंने विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा।
उसके बाद अगर आ जाएं अभय सिंह के दो बेटे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला। करण चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा पिछली योजना, वो जीत के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बन गए। इस बार उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जिला परिषद का चुनाव जीत करके वो जिला परिषद के चेयरमैन बन गए। अर्जुन चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ा, वो हार गए, 2019 में लड़ा था उन्होंने। 2024 में उन्होंने लोकसभा का नहीं लड़ा, एमएलए का लड़ा रानिया से, और अपने दादा रणजीत चौटाला को उन्होंने हरा दिया, पहली बार विधायक बने। यहाँ मैं एक गजब बात और भी बता देता हूँ, अभय सिंह चौटाला अपने गांव चौटाला में पंच भी रहे, यानी मेंबर का चुनाव लड़ा उन्होंने। वो जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, यानी उन्होंने जीरो से शुरुआत की अपनी, पंच से और विधायक तक वो बढ़े। फिर आ जाओ ओम प्रकाश चौधरी देवीलाल का दूसरा बेटा है प्रताप सिंह चौटाला, वो अपनी ज़िंदगी में एक बार विधायक बने। उसके बाद उनके अपने पिता से, जैसे रणबीर महिंद्रा की और बंसीलाल की बिगड़ गई थी, ऐसे ही अनपढ़ हो गई थी। फिर वो एक बार उनको चेयरमैन भी बना चौधरी देवीलाल ने, और जब उनको चेयरमैन बना तो ये बात बड़ी आज भी चर्चा में है कि उस समय प्रताप चौटाला अपने पिता देवीलाल के खिलाफ खूब बोला करते, खूब सार्वजनिक रूप से उनकी खिलाफत करते थे, और देवीलाल ने फिर उनको चेयरमैन बना दिया। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि चौधरी साहब आपने तो अपने उस बेटे को चेयरमैन बना दिया जो आपके खिलाफ बोलते थे, तो देवीलाल ने ये कहा भाई मन ने उसका मुंह बंद करने के लिए बनाया उसको, भाई वो बोल नहीं मेरे खिलाफ। दूसरा एक वाक्य और है उसका, जब उनको चेयरमैन बनाया तो पत्रकारों ने ये पूछा भाई आप अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया आपने, क्या तू कहे भाई मुख्यमंत्री यार आपने अपना बेटा बना दिया। तो देवीलाल ने बड़ा तपाक से एक उत्तर दिया भाई मैं कि बंसीलाल का छोरा नहीं बनाऊँ, मेरे नहीं बनाऊंगा। ठीक बात, सब आप क्यों यहाँ करें, सही बात। ठीक है। तो प्रताप चौटाला एक बार विधायक बने। उसके बाद प्रताप चौटाला की राजनीतिक हालात ये बनी कि अपने जीवन के आखिरी समय में वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में चले गए थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में, ठीक है। तो कई पार्टियों में विचरण उन्होंने किया। उनके परिवार में उसके दो बेटे हैं, एक तो राजनीति नहीं करते, वो खेतीबाड़ी करते हैं, संभालते हैं। दूसरे बेटे हैं उनके रवि चौटाला, रविंदर चौटाला, उसने एमएलए का चुनाव लड़ा डबवाड़ी से अजय सिंह के सामने, वो हार गया था 2009 में। जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, वो भी हार गया। उस रवि चौटाला की धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, जो अभी इंडियन नेशनल लोकदल की महिला की प्रदेश की प्रभारी है। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा लोकसभा का हिसार से, हार गई। फिर उन्होंने एमएलए का लड़ा फतेहाबाद से, वो भी हार गई, दौलतपुर गांव की हूँ, उकलाना हल्के में। यह आ गया प्रताप चौटाला का। तीसरा बेटा है रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला एमएलए रहा, मंत्री रहा, एमपी रहा, राज्यसभा का, योजना आयोग का भी उपाध्यक्ष रहा। 1987 में यहाँ एक बड़ी रोचक बात मैं बताऊं, जब 1987 की आंधी थी ना, तो देवीलाल परिवार के बहुत से सदस्य ये चाह रहे थे कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि सबको ये पता था जिसको देवीलाल की टिकट मिल गई वो जीतेगा, सबको पता था। उस समय चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी, मैं मेरे परिवार के किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन आखिरकार परिवार का कुछ ऐसा दबाव उन पर पड़ा कि उनको अपने तीसरे नंबर के बेटे रणजीत चौटाला को चुनाव लड़ाना पड़ा। रणजीत से पहले यहाँ एक और बड़ी गजब में बात बताऊं, देवीलाल के 4 बेटों में सबसे बड़ा ओम प्रकाश चौटाला था, लेकिन पहला चुनाव चौधरी देवीलाल ने प्रताप चौटाला को लड़ा था। प्रताप चौटाला को पहला चुनाव लड़ा के विधायक बनवाया था ओम प्रकाश की बजाय। लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति लंबी नहीं चल पाई, उसके अपने पिता से अनपढ़ हो गई। रणजीत चौटाला ने 1987 में पहला चुनाव लड़ा, विधायक बने, चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने। फिर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में भी वो मंत्री बने। बाद में उनके ओम प्रकाश चौटाला से अनबन शुरू होगी, फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया। इस बात का बहुत कम लोगों को पता है कि वो राज्यसभा के सांसद रहे। फिर उनके अपने परिवार से दूरियां बढ़ गई और वो कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, बहुत कम लोगों को पता है इस बात का। और रणजीत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्लासमेट थे जी। उन्होंने कई चुनाव लड़े, रोडी से लड़े। उनकी एक गजब बात और भी है कि वो 2 मुख्यमंत्री रहे हुए नेताओं के सामने लड़े, दोनों हारे। रोडी में लड़े ओम प्रकाश चौटाला के सामने, वहाँ से हार गए। आदमपुर में लड़े भजनलाल के सामने, यहाँ से भी हार गए।
योजना आयोग का उपाध्यक्ष उनको लगा दिया गया। उसके बाद रानिया नया हल्का बन गया 2009 में जी। रानिया से वो लगातार आ रही। फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी और 2019 में वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ लिया। निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गए। पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्री बने, फिर नायब सैनी की सरकार में मंत्री बने। मंत्री होते हुए और रानिया से निर्दलीय विधायक होते हुए फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने उनको लोकसभा की टिकट दे दी, लोकसभा का चुनाव हार गए हिसार से। फिर विधानसभा में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और वो रानिया से निर्दलीय लड़े, हार गए। रणजीत सिंह के 2 बेटे, एक बेटा युवा अवस्था में उसका देहांत हो गया था, संदीप नाम था उसका, और दूसरा बेटा गगनदीप, उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब रणजीत चौटाला के जो पोता और पोती हैं वो राजनीति में आगे चुनाव लड़ने के इच्छुक दिख रहे हैं। चौथा जो बेटा है जगदीश, देवीलाल के परिवार में 3 बेटे विधायक रहे, लेकिन जगदीश चौटाला ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो भी युवा अवस्था में उनका देहांत हो गया था। उस जगदीश चौटाला के 3 बेटे हैं, आदित्य, अभिमन्यु और अनिरुद्ध। उसमें आदित्य ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा पहले और अपनी भाभी अभय चौटाला की जो धर्मपत्नी है कांता चौटाला उनको हराया। फिर वो पहले थे वो आम आदमी पार्टी में किसी समय, फिर उन्होंने अपना एक युवा बोले का एक संगठन बनाया। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको एमएलए का चुनाव लड़ाया, डबवाड़ी से हार गए वो चुनाव। फिर बीजेपी ने उनको जिला प्रधान भी बनाया, उससे पहले उनको चेयरमैन भी बनाया, फिर चेयरमैन बनाया, जिला प्रधान होते हुए भी चेयरमैन बनाया। फिर इस चुनाव में बीजेपी छोड़ के वो इनेलो में आ गए और पहली बार वो विधायक बने। जो 2 और बेटे हैं उनके, उनमें अनिरुद्ध राजनीति में पर्दे के पीछे सक्रिय है और अभिमन्यु अभी उतना सक्रिय नहीं है। ये है पूरा चौधरी देवीलाल के परिवार का आज तक का। इनके कई रिश्तेदार और वो तो बहुत हैं, वो तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। और एक रिकॉर्ड और है इनके परिवार के नाम, 100 से ज़्यादा चुनाव लड़ चुके हैं। और हरियाणा प्रदेश के भी अगर आप बात करें 10 लोकसभा हैं, 10 में 2 SC रिजर्व हैं, यानी जनरल के लिए 8 हैं जी। उन 8 में अगर 3 को हम छोड़ दें ना, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल, बाकी सारियां भी इन्होंने लड़ रखे चुनाव, यानी 5 लोकसभाओं पर इन्होंने चुनाव लड़े हैं और टोटल इन्होंने 7 लड़े हैं, जो कि सिक्कर और फिरोजपुर भी होते हैं। और विधानसभा में तो 20 के आसपास हल्के ऐसे बैठते हैं जहाँ इस परिवार ने चुनाव लड़े हैं। तो बहुत लंबा राजनीतिक सबसे बड़ा इन्हीं का है।